हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है। यदि आप फ्रेंड्स बीएड, डीएड, बीए, बीएड, एमएड या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेरिडिटी क्या है, वंशानुक्रम क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होते हैं। तो पहले हम वंशानुक्रम की मीनिंग, डेफिनेशंस, इसके कुछ सिद्धांत हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताया हुआ है। फिर हम जानेंगे कि वातावरण की क्या मीनिंग है, इसकी भी डेफिनेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैंने एक ही वीडियो पे दोनों टॉपिक को कवर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम जानेंगे कि वंशानुक्रम क्या है। तो मानव का जो विकास हुआ है वो अनेक कारकों के द्वारा हुआ है। इसमें दो कारक प्रमुख होते हैं। तो मानव का जो विकास यानी होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना ही विकास कहलाता है। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं मानव विकास की, वो 7 होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। तो मानव का जो विकास है वो अनेक कारकों के द्वारा होता है। इसमें 2 कारक प्रमुख इन्होंने बताया है। सबसे पहले जो पहला कारक बताया इन्होंने जैविक कारक, और दूसरा कारक है सामाजिक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं माता पिता, और सामाजिक कारक के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि वातावरण। तो जैविक कारक यानी कि जो जन्म से संबंधित होते हैं उन्हें हम कहते हैं वंशानुक्रम, और जो समाज से संबंधित होते हैं उन्हें हम कहते हैं पर्यावरण। अब हम देखेंगे कि वंशानुक्रम की मीनिंग क्या होती है। तो वंशानुक्रम नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आपका कहलाता है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम में एक जो है वो एक जैविक तथ्य होता है, यानी कि जेनेटिक्स के सिद्धांत पर यह आधारित है। और वंशानुक्रम में शारीरिक, मानसिक लक्षणों का एक मिश्रित स्वरूप होता है। इसे ही हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, आनुवांशिकता आदि के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो वंशानुक्रम है इनके जो उपनाम है कि इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो इनको हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, इन नामों से भी इसे हम जान सकते हैं। तो सिंपल से इसकी मीनिंग है कि वंशानुक्रम मीन्स होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम है। फॉर एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं कि जैसे गाय ने गाय को ही जन्म देगी, मानव जो रहेगा वो मानव को ही जन्म देगा। इस तरीके से उनका जो वंश है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ता चला जाता है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है जेम्स रिवर जी के अनुसार। इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम जो है वो माता पिता से उनकी संतान में लक्षणों का संप्रेषण है। जो कम्युनिकेशन होता है, संयोग के द्वारा ही जो उनमें लक्षण या गुण ट्रांसफर किए जाते हैं वही वंशानुक्रम है। तो माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का एक कम्युनिकेशन करना ही वंशानुक्रम है। सेकंड डेफिनेशन है वुडवर्थ जी के अनुसार। तो वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम वह होता है जिसमें व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है। बहुत सरल सी डेफिनेशन है ये। तीसरी डेफिनेशन है गुड के अनुसार। तो गुड ने कहा है कि वंशानुक्रम संपूर्ण स्ट्रक्चर है जिसमें हम व्यक्ति की कार्य क्षमता, पूर्वजों से मिलने वाले गुण आदि को इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो वंशानुक्रम एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो पूर्वज से मिलने वाले कुछ ना कुछ आधे गुण होते हैं, उनकी कार्य क्षमता, कैपेसिटी, ये सारी चीजों को हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगली डेफिनेशन है बी.एन. झा के अनुसार। तो बी.एन. झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का एक पूर्ण योग है। क्या है? एक व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का एक पूर्ण योग होता है। तो ये तो हो गई 4 मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं। अब हम देखेंगे वंशानुक्रम के नियम। तो वंशानुक्रम के 2 नियम है। पहला नियम है समान से समान को जन्म देना, और दूसरा नियम है विभिन्नता का नियम। सबसे फर्स्ट है समान से समान को जन्म देना। तो एक ही जाति का जो प्राणी रहता है वो अपने जाति के प्राणी को ही जन्म देता है। जैसे जो मनुष्य है वो मनुष्य को जन्म देगा, गाय गाय को, और बंदर बंदर को। यह नियम कहता है कि बच्चे अपने माता पिता के समान ही प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे ही उनके माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। यदि बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी कैसे होंगे? बुद्धिमान होंगे।
सामान्य माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी सामान्य होंगे, और मंदबुद्धि माता पिता हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे, मंदबुद्धि होंगे। तो यह नियम कौन सा कहलाता है, समान से समान को जन्म देने का नियम कहलाता है। सेकंड नियम है आपका विभिन्नता का नियम। तो विभिन्नता का नियम से आशा है कि बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर कुछ न कुछ अंशों से भिन्न होता है, जैसे कि रूप, रंग, आकार, कुछ न कुछ जो गुण रहते हैं वो दादा दादी के, नाना नानी के, परदादा परदादी के गुण होते हैं। इसलिए इसे हम कौन सा नियम कहते हैं, विभिन्नता का नियम कहते हैं। यानी कि जो बच्चे रहते हैं पिता के गुण तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ उनके पूर्वजों के गुण भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसे हम विभिन्नता का नियम कहते हैं। अब हम देखेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो वंशानुक्रम के दो सिद्धांत प्रमुख हैं। पहला है गाल्टन का सिद्धांत और दूसरा है मेंडल का सिद्धांत। गाल्टन का जो सिद्धांत है वो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहलाता है, और मेंडल का सिद्धांत है वंशानुक्रम का सिद्धांत। गाल्टन जी जो है उन्होंने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत बताया है। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी जीव की जो उत्पत्ति होती है वो किसके थ्रू होती है, माता पिता के संयोग से। तो माता पिता के जो संयोग से किसकी उत्पत्ति हो रही है, एक जीव की उत्पत्ति होती है। इसी तरीके से पिता की जो उत्पत्ति होगी वो दादा दादी के संयोग से होगी, फिर दादा की उत्पत्ति होगी परदादा और परदादी के संयोग से, और दादी की उत्पत्ति भी होगी परदादा और परदादी के संयोग से। तो इसमें जो गुण रहते हैं वो एक एक करके इस बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। अब हम माता साइड के देखते हैं। तो माता की जो उत्पत्ति होती है वो नाना और नानी के संयोग से किसकी उत्पत्ति हो रही है, माता की उत्पत्ति होती है। फिर जो नाना की उत्पत्ति हो रही है परनाना और परनानी के संयोग से, फिर नानी की उत्पत्ति होगी परनाना और परनानी के। तो इस तरीके से जो पूर्वजों के जो गुण रहते हैं, जैसे परदादा के 1/8 गुण, फिर दादा के 1/4 और पिता के 1/2, इस तरीके से ये गुणसूत्र जो रहते हैं वो धीरे धीरे बालकों में ट्रांसफर होने लगते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इसे हम एक और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे ये जीव, ये बालक है, तो ये एक बालक जो है कि वो कैसा है, मूर्ख है, और यहाँ पे पिता कैसे हैं, इसके पिता है बुद्धिमान। तो अब हम देखेंगे कि ये जो बालक मूर्ख कैसे है, तो इसमें या तो दादा मूर्ख रहे होंगे, या परदादा रहे होंगे, या परनानी। तो कोई ना कोई व्यक्ति, इनके पूर्वज कैसे रहे होंगे कि मूर्ख होंगे, तभी तो ये बालक कैसा है, मूर्ख है। इसमें कुछ ना कुछ जो गुण रहते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहते हैं। गाल्टन ने कुछ गुणसूत्र बताए हैं कि 1/2 है वो गुणसूत्र जो माता पिता से प्राप्त होते हैं, 1/4 दादा दादी से, नाना नानी से, और 1/8 जो गुण हैं वो परदादा परदादी परनाना परनानी से प्राप्त होते हैं। इनके बारे में जान लेते हैं कि गाल्टन जी जो है एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया है। गाल्टन ने कहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमण होने वाले गुणों का इन्होंने सांख्यिकी रूप से अध्ययन किया है। जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम कहलाता है। तो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसे ही हम जीव सांख्यिकी का सिद्धांत कहते हैं। और फिर बालक में वंशानुक्रम की विरासत से मिलने वाले गुण केवल माता पिता से ही प्राप्त नहीं होते, बल्कि उनको उनके दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी परनानी से भी उन्हें प्राप्त होते हैं। अब हम गुणसूत्र भी देख लिए हैं कि गुणसूत्र कितने कितने प्राप्त होते हैं। माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4 गुण मिलते हैं, और परदादा परदादी से 1/8। गाल्टन ने कहा है कि मानव का जो जीव है वो एक कोशीय से आरंभ होता है और आगे चलकर यह बहुकोशीय बन जाता है। मनुष्य में कुल 22XY पुरुष में होते हैं गुणसूत्र, और महिलाओं में 22XX गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों के केंद्र में जीन पाया जाता है जो गुणों के वाहक होते हैं। जो जीन वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से अधिक सक्रिय हो जाते हैं तो वह गुण बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं। यदि जीन कम प्रभावी होते हैं तो वह कम सक्रिय होते हैं, जिससे बच्चों में ये कम गुण पाए जाते हैं। तो ये तो रहा फ्रेंड्स गाल्टन के अनुसार सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत। तो मेंडल जो है इनके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इनका बैकग्राउंड।
मेंडल का जो पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था ग्रेगोर जॉन मेंडल। इन्होंने आनुवांशिक के इनको जनक कहे जाते हैं। ये फादर ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक भी कह सकते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फिर 1840 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नगर में चर्च में एक ग्रोगेर की पदवी प्राप्त कर ली थी। इसके पश्चात उन्हें इसे ग्रोगेर के नाम से जाने जाने लगे। उन्होंने ब्रून नगर में एक हाई स्कूल में 14 वर्ष तक प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान का एवं उसी समय पौधों के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया और उन्होंने अपना एक ऐतिहासिक संस्करण किया जिन्हें हम मेंडल का संस्करण भी कहते हैं। तो ये इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। अब इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि मेंडल ने सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किया है मटर पर किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले बड़ी मटर और छोटी मटर, दो प्रकार की मटर इन्होंने लिया है और दोनों प्रकार की मटर को एक समान संख्या में लेकर इन्हें बोया। जब इन दोनों मटर को बोया तो उनको कौन सी मटर प्राप्त हुई? वर्ण संकर मटर प्राप्त हुई। अब इसके बाद उन्होंने वर्ण संकर मटर को फिर से उगाया तो उन्हें शुद्ध बड़ी मटर और बड़ी संकर मटर और शुद्ध छोटी मटर प्राप्त हुई। तो शुद्ध बड़ी मटर कितने परसेंट प्राप्त हुई उन्हें? 25%, बड़ी संकर मटर 50% और शुद्ध छोटी मटर 25% प्राप्त हुई। अब उन्होंने फिर से क्या किया कि बड़ी संकर मटर फिर से उन्होंने उगाया तो उन्हें 3 प्रकार की मटर प्राप्त हुई, शुद्ध बड़ी मटर, बड़ी वर्ण संकर मटर और शुद्ध छोटी मटर। तो इसका भी इन्हें शुद्ध बड़ी मटर का 25% मिला, बड़ी वर्ण संकर मटर का भी 50% मिला और शुद्ध छोटी मटर का 50%। तो इन्होंने ये परीक्षण में पाया कि सबसे ज्यादा जो इन्हें मटर प्राप्त हो रही है वो कौन सी? शुद्ध मटर प्राप्त हो रही है। इस तरीके से इसका जो प्रयोग है आप देख सकते हैं और इन्होंने मटर पर ही प्रयोग करके बताया है। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि वंशानुक्रम की विशेषताएं। तो आप इस तरीके से 3 कॉलम बना लें कि वंशानुक्रम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले संरचनात्मक, इसमें अंतर का आधार, इसमें आ जाएगा लक्षण में शारीरिक क्रियाएं। तो शारीरिक क्रियाएं यानी कि जैसे कि वंशानुक्रम से बच्चों को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, जैसे बालों का रंग हो गया, बालों की आकृति, नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग, आंख, नाक आदि। ये किसमें आ जाएंगे? आपके स्ट्रक्चर में। सेकंड आपकी हो जाएगी क्रियात्मक, मतलब शारीरिक क्रियाएं, जो हमारे शरीर के अंग में जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, रक्त क्रिया, हृदय का धड़कना आदि। मानसिक क्रिया मतलब मेंटल, जो मानसिक योग्यता से संबंधित होते हैं, जैसे कि सृजनात्मकता, बुद्धि, रुचि, योग्यता, कल्पना करना, निर्णय लेना आदि। अब देखेंगे चौथा असाधारण, यानी कि वंश परंपरा से प्राप्त लक्षण एवं रोग। तो जो पूर्वजों से कई बार ऐसा होता है कि जो रोग प्राप्त हो जाते हैं बच्चों को, ये लक्षण मिलते हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, बौनापन होना, अस्थमा, कैंसर, पथरी, दमा। तो ये सारी चीजें हमें वंश से ही प्राप्त होती हैं। तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वंशानुक्रम। अब हम देखेंगे वातावरण। वातावरण क्या होता है? वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट होता है। तो वातावरण का अर्थ होता है कि मनुष्य के चारों ओर की परिस्थिति से लगाया जाता है। इनमें इस परिस्थिति में भौगोलिक परिस्थितियां, प्राकृतिक, सामाजिक परिस्थितियां शामिल होती हैं। और वातावरण को पर्यावरण भी कहा जाता है। और पर्यावरण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। दैट मीन्स हो जाएगा कि हमारे चारों ओर घिरे हुए आवरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले देखेंगे जे.एस. रॉस के अनुसार है। तो जे.एस. रॉस ने कहा है कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाहरी वातावरण है। मतलब पर्यावरण हमें क्या कर रहा है? जो चारों ओर से प्रभावित करने वाला एक बाहरी इन्वायरमेंट है, उसे हम कहते हैं वातावरण। सेकंड डेफिनेशन है गुड के अनुसार। तो गुड जी कहते हैं कि वातावरण वह होता है जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ होता है। अब हम देखेंगे वातावरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले हम वर्गीकरण के प्रकार और फिर इसके उदाहरण।
तो इसमें कितने हैं वर्गीकरण? 5 हैं। पहला वर्गीकरण में आएगा भौगोलिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण, तीसरा मानसिक, चौथा आंतरिक वातावरण और पांचवा है बाह्य वातावरण। भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत जलवायु, उपज, व्यवसाय, यातायात के साधन आएंगे। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत सांस्कृतिक, इतिहास, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज। मानसिक वातावरण के अंतर्गत पुस्तकालय, विद्यालय, संघ, मेले, उत्सव। और आंतरिक वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर के अंदर विद्यमान परिस्थितियां, जो व्यक्ति के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उसको लिख लेंगे हम। पांचवा है बाह्य वातावरण। तो बाह्य वातावरण में भौगोलिक, बौद्धिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, आर्थिक वातावरण। तो ये तो हो गई वातावरण की वर्गीकरण। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव। तो बालक के विकास में वातावरण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? पहला है शारीरिक विकास में विभिन्नता। तो शारीरिक विकास में विभिन्नता पर प्रभाव पड़ सकता है। इसमें रूप, रंग, आकार आदि को शामिल किया जा सकता है। मानसिक विभिन्नता पर प्रभाव, सोचना, समझना, निर्णय लेना, इन पे भी प्रभाव हो सकता है। संवेग यानी कि रोना, हंसना, क्रोध करना, गुस्सा करना आदि पर प्रभाव पड़ सकता है। बुद्धि का प्रभाव, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, सब में सोचने समझने की शक्तियां अलग अलग होती हैं। चरित्र तथा नैतिक विकास का प्रभाव, नैतिक बच्चे जो रहते हैं बचपन से ही नैतिक विकास का प्रभाव होता है। विभिन्न योग्यताओं का प्रभाव, सभी व्यक्तियों में योग्यताएं जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती हैं। अब हम देखेंगे कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम यानी होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम कहलाता है। सबसे पहले जो प्रभाव होगा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। इसमें जो शारीरिक लक्षण होते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता के कुछ गुण प्राप्त होते हैं, कुछ गुण दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, इसके कारण भी इसमें कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। चरित्र पर प्रभाव, क्योंकि बच्चों का प्रभाव जो रहता है सबसे इम्पोर्टेंट है चरित्र पर। उनका चरित्र कैसा, उनका कैरेक्टर कैसा है, ये उनके पूर्वज दादा दादी से ही सीखने को मिलते हैं उनको। सामाजिक विकास, समाज में कैसा विकास हुआ है। मानसिक विकास, सोचने समझने की शक्ति पर प्रभाव होता है। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, बच्चों में बिजनेस यानी कि आने वाले व्यवसाय में क्या करना चाहते हैं। यदि उनके पेरेंट्स बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी कैसा होगा, बुद्धिमान होगा। इस तरीके से उनमें प्रभाव पाए जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।